हाँ, प्रीवियस क्लास में अपन ने कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पीरियड ऑफ प्रिवेंशंस की। कुछ ऐसे पीरियड्स आए थे जिसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया साइकेट्रिक। कुछ सालों पहले की अगर अपन बात करें, प्रीवियस ईयर के पहले की बात करें, साइकेट्रिक के मरीजों का इलाज कैसे किया जाता था। तो सिंपल सा अपना पहला है, फर्स्ट है पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस। परसिक्यूशंस वर्ड का मीन्स होता है शक संदेह के आधार पर मरीजों को देखा जाता था। जब 1000, 1500 या 1600 ईस्वी के अंदर की बात करें, 400 500 साल पहले की, तो उस दौरान जो मरीज देखे जाते थे वो कैसे देखे जाते थे? शक और संदेह के आधार। उस दौरान कहा जाता था कि जितनी भी साइकेट्रिक की बीमारियां, इसके होने के पीछे का रीजंस एविल्स, डेविल्स या गोस्ट या ब्लैक मैजिक, किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से किसी पर्सन को साइकेट्रिक की बीमारी हुई है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बट इस दौरान कोई भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो इस पीरियड के दौरान मरीजों को सिर्फ और सिर्फ शक और संदेह के आधार पर देखा जाता था, बट नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। नो ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था उस दौरान के अंदर। कौन सा पीरियड था वो? पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। इस वर्ड का ध्यान रखें, आपको कहीं पर देखने तक संदेह के आधार पर डिलीजन होता है, अपन बोलते हैं डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। यहाँ परसिक्यूशन वर्ड का मतलब है कि साइकेट्रिक वाला मरीज हर किसी पर्सन के ऊपर शक संदेह, या अपन जो भी चीजें कर रहे हो कुछ शक और संदेह के आधार पर बताया। पहले मरीजों को ऐसे देखा जाता था। उस दौरान क्या ट्रीटमेंट नहीं था तो कैसे सही होते थे? तो कहते थे पहले के समय में, जिसके अंदर भूत प्रेत आत्मा आ रही है, आत्मा को ही नष्ट कर दो, पर्सन को ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो, मरीज को ही मार दो, जिससे कि आत्मा कहीं और दूसरे के अंदर ना पड़े, किसी बुरी आत्मा का प्रभाव किसी दूसरी आत्मा के ऊपर न पड़ जाए। तो वो सब कौन से पीरियड के अंदर था? पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, बोलते शक और संदेह के आधार। उसके बाद सेकंड पीरियड आता है और उस पीरियड का नाम है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग करना, पृथक, क्या कह सकते हैं? अलग। कि एटलीस्ट लोगों ने कहा कि कम से कम ऐसे मानवतावाद के साथ थोड़ी बहुत इंसानियत भी रखें, को मारना नहीं चाहिए। तो क्या करें कि जो भी मेंटली हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब है पर्सन या मेंटली अनहेल्थी पर्सन है, उसको आप क्या करो? सेपरेट कर दो, अलग कर दो। जिस जगह पर है, जिस गांव में, उस जगह से कहीं बाहर एक सेपरेट जगह बना लीजिए। उस जगह को नाम दिया था असाइलम। असाइलम का मतलब है आश्रय स्थल, क्या बोलते हैं? आश्रम या आश्रय स्थल। कि ऐसे असाइलम बना दीजिए गांव के बाहर या कहीं पर भी, जहाँ पर मरीजों को एक बाड़े के रूप में बंद करके रख सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों के ऊपर बुरी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट जो असाइलम बना था मेंटली पेशेंटों के लिए, उस असाइलम का नाम है बेथलम असाइलम। क्या नाम है? बेथलम असाइलम। बोलो, बेथलम असाइलम। कहाँ पर है ये? तो ये है आपका इंग्लैंड। कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर पहला असाइलम, जिसका नाम है फर्स्ट असाइलम। फर्स्ट असाइलम का नाम है बेथलम असाइलम। कहाँ प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली में। बट इस दौरान भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। उस दौरान भी कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। उसके बाद पीरियड आता है थर्ड पीरियड, और जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन पीरियड्स। ह्यूमैनिटेरियन पीरियड्स का मतलब होता है मानवतावाद का पीरियड। इंसानियत को दिखाओ कि हर एक इंसान, अगर मैं सिंपल सी बात करें, आपको और मेरे को अगर बेसिक नीड कंप्लीट ना हो, रोटी कपड़ा मकान अगर ना है अपने के पास, न खाने को खाना है, न पीने को पानी है, न रहने, तो आप क्या मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे? बिना घर, बिना कुछ खाए पिए, बिना कपड़ों, क्या स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं, तो कोई भी नहीं रह सकता है। तो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में कहा कि मानवतावाद रखिए, कम से कम इंसान है तो इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए।
और इंसानों को बेसिक नीड भी की जानी चाहिए, कुछ खाना पीना इन लोगों को खिलाना चाहिए। उस दौरान भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे। हाँ, बट इस पीरियड के अंदर उस पर्सन्स की क्या की जाती थी, बेसिक नीड फुलफिल की जाती थी। बट फिजिशियन इंटरेस्ट तो लेने लगे, बट कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। फिजिशियन फिजिशियन क्या करने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे, बट किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल इस पीरियड में भी नहीं था। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, कोई भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं था, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। बट फिजिशियनों ने अपनी पूरी कोशिश की कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लाया जाए जिससे पेशेंट्स को रिलीफ मिले। बट इतनी साइंस डेवलपमेंट नहीं थी तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। हाँ, बस रोटी कपड़ा मकान, जो बाड़े में बंद है, जो असाइलम में बंद है, उनको कम से कम खाना पीना तो खिलाया जाए। उसके बाद पीरियड आता है साइंटिफिक पीरियड। साइंस का डेवलपमेंट होता है, वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक का दौर आता है और कुछ नई नई खोजें होना शुरू हो जाती है, लगातार चल रही है। साइंटिफिक पीरियड के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था मैनफर्ड सेकल। तब आए मैनफर्ड सेकल। इन्होंने 1972 के अंदर एक डिस्कवरी स्टार्ट करी और वो डिस्कवरी करी थी इन्होंने इंसुलिन के ऊपर, इंसुलिन के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो भी वायलेंट वाले पेशेंट है, जो जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जो मारपीट करते हैं, विजेड बिहेवियर है, विचित्र बिहेवियर वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर अपन ट्रीटमेंट अप्लाई करें। और उन्होंने अप्लाई किया वायलेंट पेशेंट्स की क्या, इंसुलिन क्या लगाया, इंसुलिन का लार्ज डोज लगाया। वैसे अपन को पता है कि इंसुलिन किसको लगाया जाता है, बताइए किसको, डायबिटीज मेलाइटस वाले। तो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर या तो इंसुलिन बनता नहीं है या फिर बनता है तो रिलीज नहीं होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी बीटा सेल्स करती है, लैंगरेंज पोर्शन से टेल पोर्शन, वहां से बीटा सेल्स पाई जाती है, वो इंसुलिन का सिक्रेशन करवाती है। जब बिना किसी डायबिटीज वाले में आप इंसुलिन दोगे तो क्या होगा, पर्सन के अंदर होगा हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन क्या कोज करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तब क्या होगा, पर्सन अनकॉन्शियस वाली स्टेज में इसमें चला जाएगा, अनकॉन्शियस। जब कोई वॉयलेंट पेशेंट था और उसको लार्ज डोज इंसुलिन दी तो पेशेंट में चला गया अनकॉन्शियस। तो लोगों ने क्या सोचा, ये तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। जो वॉयलेंट बिहेवियर वाला था वो कैसा हो गया, साइलेंट हो, कैसा हो गया, साइलेंट। बट इसका एक साइड इफेक्ट था कि जो अनकॉन्शियस में हो गए, अब ये कितने देर तक अनकॉन्शियस रहेंगे, 6 to 8 आवर तक अनकॉन्शियस स्टेज में रहते थे। उसके बाद वापस कॉन्शियस में लेकर आना है तो क्या करोगे, या तो आप डीएनएस लगा दो, क्या D10% लगा दो, D25 लगा दो, D50% लगा दो, जिससे क्या होगा, वापस मरीज इसको लगाने से कौन क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस परसेंट हो जाएगा। बट कुछ मरीजों के अंदर ऐसा हुआ कि अनकॉन्शियस तो हो गया बट वापस कॉन्शियस नहीं हुआ, आ गया, हम बोले तो प्रोलॉन्ग स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस, प्रोलॉन्ग स्टेज ऑफ। लंबे समय तक अनकॉन्शियस की स्टेज में रहना कहलाता है कॉमा। क्या कहलाएगा, कॉमा। तो कॉमा में चले जाते थे। तो कुछ दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि जो आप है ये काम कर रहे हो, ये काम बहुत ही गलत है। तो मैनफर्ड सेकल ने इस पर काम करते रहे। बट ये थ्योरी कब स्टार्ट करी इन्होंने अपनी थेरेपी, ये स्टार्ट हुई थी 1962 में। और इस थेरेपी को हमने नाम दिया था इंसुलिन कॉमा थेरेपी। क्या नाम दिया था, मैनफर्ड सेकल के द्वारा जो थेरेपी दी गई थी, थेरेपी को नाम दिया था इंसुलिन कॉमा थेरेपी।
इंसुलिन थेरेपी किसके द्वारा डिस्कवर की गई? मैनफर्ड सेकल के द्वारा। कब? 1927 में। और ट्रीटमेंट में कब अप्लाई करना शुरू किया? 1932। ज्यादा समय नहीं चली, 1 से 2 साल तक चली। फिर लोगों ने कहा कि आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसको जो बीमारी है उसको उसी बीमारी की मेडिसिन देनी चाहिए। इंसुलिन साइकेट्रिक मरीज वालों के लिए नहीं बना है। इंसुलिन किसके लिए बना है? डायबिटीज मेलाइटिस वालों के लिए बना है। तो उसके बाद 1938 के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आई। 1938 के अंदर, सन 1938 के अंदर, ये दो नाम और ये सन याद होना चाहिए, ट्रेड एंड 1% एग्जाम में पूछा जाता है। 1937 के अंदर यूगो सर्टेलिन एंड ल्यूसिनोबिनी नाम के वैज्ञानिक, यूगो सर्टेलिन एंड ल्यूसिनोबिनी नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर, जनरल हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए एक्सपेरिमेंट किया और कुछ मरीजों को देखा, जनरल पेशेंटों को देखा जिनमें सीजर्स, फिट्स, कन्वल्जन्स वाले मरीज देखे। और जिनको भी कन्वल्जन्स और फिट्स आ रहे थे, आने के बाद कुछ समय के लिए वो मरीज क्या हो जा रहे थे? साइलेंट हो जा रहे थे। अब जो भी मरीज साइलेंट हो रहे थे, उन साइलेंट मरीजों में देखा ऐसा क्या है कि कन्वल्जन्स आने के बाद या फिट्स आने के बाद ये साइलेंट, उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो वॉयलेंट पेशेंट्स है, जिनका बिहेवियर बहुत वॉयलेंट रहता है, लड़ाई झगड़े वाले रहते, उनमें भी हम सीजर्स या कन्वल्जन्स ला कर देखें, वो भी साइलेंट हो सकते हैं क्या? उन्होंने कहा यस, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और कन्वल्जन्स लाने के लिए उन्होंने कहा किसी पर्सन को क्या दिया जाएगा? कन्वल्जन लाना है तो शॉक लगाओ। बोले तो करंट लगाओ, करंट लगाने के बाद क्या आएगा उसकी बॉडी में? कन्वल्जन्स आएंगे। और कन्वल्जन्स आने के बाद दिल्ली में ही साइलेंट हो गए। उसके वॉयलेंट बिहेवियर में काफी चेंजेस देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी क्रांति चली जो आज तक चल रही है, 1938 से लेकर 2024 तक अभी भी प्रेजेंट में ईसीटी चल रही है। बट उस समय जो ईसीटी दे रहे थे, उस ईसीटी का नाम था डायरेक्ट ईसीटी भी नहीं, उसको पहले बोला था ईएसटी, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। पेशेंट को देते थे, पेशेंट को देने से पहले क्या ध्यान रखते थे कि उसको एनपीओ रखा जाता था। एनपीओ क्यों रखते थे? क्योंकि उसका सिक्रेशन कम हो। और एट्रोपिन सल्फेट भी इसलिए देते थे जीआईटी का सिक्रेशन कम हो। उसके बाद क्या किया जाता था? ईसीटी को एडमिनिस्टर कर दिया गया। बट इस दौरान भी देखा गया कि जिस भी पर्सन को आप क्या कर रहे हो कि आप करंट लगा रहे हो, हर किसी पर्सन को एंजाइटी तो होती है, हर किसी पर्सन को एंजाइटी तो होती है। ऐसे मरीजों के अंदर बहुत सारे एंजाइटी देखने को मिलती थी। जिसको भी ईसीटी लगनी थी, ईसीटी का प्लान होता था, कल इनको ईसीटी लगाया जाएगा, करंट लगाया जाएगा। तो ईसीटी का, ईएसटी का ही नाम चेंज करके ईसीटी नाम रख दिया, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी रख दिया। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के नाम पर क्या चेंज कर दिया? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। और जिनको भी ये थेरेपी देनी थी उससे पहले उनको एंजाइटी होती थी। दूसरा इसका एक और साइड इफेक्ट था फ्रैक्चर। बहुत सारे मरीज के अंदर फ्रैक्चर्स, या तो जो लॉक हो जाता था, ये शोल्डर का फ्रैक्चर हो जाता था, ये एसिटाबोलम कैविटी से फीमर बाहर आ जाती थी। यहाँ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते थे। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती थी, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया, गजनी मूवी देखी होगी आमिर खान की। आमिर खान को रेट्रोग्रेड एमनेसिया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसके अंदर स्पेशली लॉस हो जाती थी। तो इसमें भी ईसीटी देने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जिस भी किसी भी पर्सन को आप क्या कर रहे हो, ईसीटी लगा रहे हो, करंट लगा रहे हो, तो करंट के नाम से किसको डर नहीं लगता? हर एक पर्सन को एंजाइटी। दूसरा फ्रैक्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलता था कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। फ्रैक्चर्स क्यों होगा? जब कन्वल्सन्स आएंगे तो मसल्स का स्पाज्म होगा, मसल्स का स्पाज्म होगा तो बोन में भी स्पाज्म देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? फ्रैक्चर्स हो सकता है। तीसरा देखने को मिलता था रिट्रोग्रेड एमनेसिया। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि रिट्रोग्रेड एमनेसिया होने का मीन्स ये था कि जब आप किसी पर्सन को ईसीटी लगाते हो
और ईसीटी लगाने का मेन पर्पस होता है अपना जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल वेव होती है उस एबनॉर्मल वेव को नॉर्मल वेव में कन्वर्ट करने के लिए हम देते हैं ईसीटी। इसलिए जब एबनॉर्मल वेव को नॉर्मल वेव में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाना है। और जब ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रेन की सेल ज्यादा काम करेगी, तो ब्रेन के अंदर हो सकता है हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया होने की वजह से देखने को मिलता था रेट्रोग्रेड एमनेशिया। तो इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले बात करें 2024 7 अप्रैल की, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 2074, इस दौरान एक नया बिल आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। क्या आया? मोदी जी के राज्यकाल के अंदर, अभी भी मोदी जी का ही शासन चल रहा है, इसी दौरान मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था? 7 अप्रैल 2027, 7 अप्रैल 2017 को। और इस एक्ट के अंदर क्या किया गया? इस एक्ट के अंदर किया गया ये कि डायरेक्ट ईसीटी को बैन कर दिया गया कि आप अब डायरेक्ट ईसीटी नहीं लगा सकते। तो इस डायरेक्ट ईसीटी को मॉडिफाइड किया, उस ईसीटी को अपन बोलते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। अब कौन सी ईसीटी दी ली जाती है? तो मॉडिफाइड ईसीटी लगाते हैं। कौन सी? मॉडिफाइड ईसीटी, या इसी को अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। इसी ईसीटी का नाम है इनडायरेक्ट ईसीटी। कब से स्टार्ट करी? 7 अप्रैल 2027 मेंटल हेल्थ केयर के साथ। इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आए, आगे मैं इस केयर मेंटल हेल्थ केयर को भी आपको डिटेल के अंदर जिक्र करूंगा। जब 7 अप्रैल को 2017 को मेंटल हेल्थ केयर आया तो बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आया ईसीटी में, और क्या बोला कि आप मॉडिफाइड ईसीटी दे सकते हो, इनडायरेक्ट ईसीटी नहीं दे सकते हो। तो मॉडिफाइड ईसीटी देनी है तो कैसे देते हैं? तो वही पेशेंट, उस पेशेंट को सबसे पहले एनबीएम रखना है, फोटो कवर पहले क्या करना है? फोटो सिक कवर एनबीएम। एनबीएम रखने के बाद क्या करोगे कि एनबीएम रखने के बाद अपन ने कहा कि पेशेंट्स को सबसे ज्यादा होती है एंजाइटी, वहां पर भी अपन ने बात की एनबीओ रखने के बाद एट्रोपिन सल्फेट, तो यहाँ पर भी आप लगाओगे एट्रोपिन सल्फेट। क्या दोगे? एट्रोपिन सल्फेट देंगे। एट्रोपिन सल्फेट देने के बाद जिस पर्सन को होती थी एंजाइटी, और एंजाइटी को कम करना है, जितने भी कोई भी ऑपरेशन हो, हर पर्सन को एंजाइटी होती है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले क्या होता है? एंजाइटी होती है। अब ऐसे ईसीटी के अंदर लेके जा रहे हो तो उससे पहले भी उसको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, नर्वसनेस हो जाती है कि यार मेरे के साथ क्या होने वाला। तो इससे पहले आप क्या कर दो? उसकी एंजाइटी को कम कर दो। कैसे कम करोगे? तो एंजाइटी को कम करने के लिए आप क्या लगा दो? क्या दोगे? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्यों दे रहे हो? डिक्रीज द एंजाइटी। एट्रोपिन सल्फेट क्यों दे रहे हो? जीआईटी के सिक्रेशन को कम करने। एनबीएम क्यों कर रहे हो? एनबीएम भी जीआईटी की सिक्रेशन और म्यूकस के सिक्रेशन को कम करने के लिए हम एनबीएम और एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद अब क्या करोगे? तो दूसरा अपना कारण था, सबसे सेकंड मेन कारण था, कॉम्प्लिकेशन था फ्रैक्चर। क्या था? फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर्स को कम करना है तो क्या करो? मसल्स रिलैक्सेशन दे दो। कौन सी ड्रग्स दे दो? मसल्स रिलैक्सेशन। मसल्स को रिलैक्स करने वाली सक्सिटाइल कोलिन ड्रग्स को दोगे, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। मसल्स रिलैक्स होगी तो मसल्स के अंदर स्पाज्म नहीं आएगा, मसल्स में स्पाज्म नहीं आएगा तो बोन में स्पाज्म नहीं आएगा, बोन में स्पाज्म नहीं आएगा तो बोन का फ्रैक्चर नहीं हो पाएगा, बोन डिसलोकेशन नहीं होगी। इसके बाद बात करी कि अगर किसी पर्सन को क्या हो रहा है? रिट्रोग्रेड एमनेशिया हो रहा है, एमनेशिया को कम करना है तो आप क्या करो कि मसल्स रिलैक्सेशन देने के बाद ऑक्सीजन थेरेपी दे दो। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो क्या होगा? ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया नहीं होगा, और हाइपोक्सिया नहीं होगा तो क्या नहीं होगा कि उसके अंदर एमनेशिया नहीं होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होगी, रिट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या कर दो? अब मैं बात करूं इनडायरेक्ट ईसीटी कैसे दी जाती है, तो सबसे पहले पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद उसको एनबीएम रखा जाता है, उसके बाद एट्रोपिन सल्फेट दोगे, उसके बाद एनेस्थेसिक एजेंट लगाते हैं, उसके बाद मसल्स रिलैक्सेशन देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या लगाओगे? इसी के साथ साथ आपको पता है जब यही पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है अपना? पीरियड ऑफ, कौन सा है? साइंटिफिक पीरियड। अब इसी साइंटिफिक पीरियड कब तक चला था?
तो ये साइंटिफिक पीरियड चला था आपका 1960 अब तक 1960 तक। और इसी ईयर को 1960 के अंदर ही अपन मेंटल हेल्थ ईयर के रूप में इसको सेलिब्रेट किया था। और आपको पता भी होगा 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर क्या सेलिब्रेशन होता है मेंटल हेल्थ डे के रूप मेंटल हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और आपने ये भी देखा 2014 के अंदर 10 अक्टूबर को 2024 थीम क्या थीम थी थीम ऑफ 10 मेंटल हेल्थ डे 2024 2024 की मेंटल हेल्थ डे थीम 2020 और उस थीम का नाम है मेंटल हेल्थ एट वर्क कि जहां पर भी आप काम कर रहे हो काम करते वक्त भी आप कैसे होने चाहिए मेंटली हेल्थी होने चाहिए कैसे होने चाहिए मेंटली हेल्थी होने चाहिए। तो मेंटल हेल्थ एट वर्क जहां पर भी आपका काम है वहां पर मेंटली प्रेशर नहीं माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर माइंड पे प्रेशर पड़ा तो आगे जाकर आप मेंटली इलनेस हो जाते हैं। बहुत सारे काम से लेकर स्ट्रेस में रहते हैं बहुत सारे तनाव में रहते हैं डिप्रेशन में रहते हैं बहुत सारे लोगों को एंजाइटीज रहती है। ये मेंटली हेल्थ एट वर्क जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर एट वर्क पे आपको मेंटली हेल्थी रहना है। क्लियर है। तो आज के लिए अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा था प्रीवियस टाइम्स का। अब इसके बाद एक और अपना पॉइंट रह जाता है और वो कौन सा है फिफ्थ प्रिवेंशन पीरियड ऑफ साइंटिफिक। कौन सा पीरियड आता है पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ साइंटिफिक 60 के बाद यही पीरियड चल रहा है। तो पीरियड ऑफ साइंटिफिक सॉरी पीरियड ऑफ प्रिवेंशन पीरियड ऑफ प्रिवेंशन साइंटिफिक पीरियड में तो अपन ने बात करी इंसुलिन की खोज हुई किसकी खोज हुई इंसुलिन की खोज हुई। इसके साथ साथ ईसीटी की भी खोज हुई। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा 1957 1952 के अंदर 1952 के अंदर फर्स्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जिसको अपन बोलते हैं सीपीजेड क्लोरोप्रोमाजिन क्लोरोप्रोमाजिन पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग को खोजा गया। वैसे इससे पहले भी एंटीमेनिक ड्रग्स को 1949 के अंदर डिस्कवर किया गया। उससे पहले एंटी डिप्रेशन भी आ गई थी। तो पीरियड ऑफ दूसरे लास्ट पीरियड की अपन अब बात करेंगे पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है बचाव पीरियड ऑफ प्रिवेंशन प्रिवेंशन का मतलब है बचाव कि बचाव ही उपाय है। साइकेट्रिक की बीमारियों का बचाव ही क्या है उपाय। तो पीरियड ऑफ प्रिवेंशन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जो 60 के बाद की तो इसके दौरान क्या था क्योंकि प्रिवेंशन ही अगर आप बीमारी से जितना हो सके बचाव करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। तो इस दौरान अपन बात करें तो तीन चीजें चलती है। एक तो आपकी ईसीटी कैसे कैसे बचाव कर सकते हो कि ईसीटी देकर बचाव किया जा सकता है। और कैसे बचाव किया जा सकता है तो मेडिसिन देकर बोले तो साइकोफार्मेकोलॉजी से साइको फार्मेकोलॉजी या साइकोथेरेपी या साइकोथेरेपी यही तीन चीजें हैं जिसके द्वारा आप मरीज का क्या कर सकते हो प्रिवेंशन कर सकते हो बचाव कर सकते हो क्या कर सकते हो बचाव कर सकते हो। क्लियर है। तो अपन ने बात करी कौन कौन से पीरियड आए थे। तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी पीरियड ऑफ परसिक्यूशन पीरियड ऑफ परसिक्यूशन सब संदेह के आधार पर उस दौरान कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। सेकंड पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन जिसमें पर्सन्स को अलग अलग किया जाता था बट उस दौरान भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। बट वहां पर ध्यान रखना पहला एक आश्रय स्थलम बन गया था इंग्लैंड के अंदर और उसका नाम था बेथलम
असाइलम। उसके बाद आया ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, जिसमें बेसिक नीड को फुलफिल किया जाता था। फिजिशियन इंटरेस्ट ले रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, बट कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद आता है साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड के अंदर सबसे पहले इंसुलिन कोमा थेरेपी की डिस्कवरी हुई, जिसको किसके द्वारा किया गया? मैनफर्ड सेकल के द्वारा 1927 में। और ट्रीटमेंट के अंदर कब अप्लाई किया? 1932 के अंदर, जिन्होंने क्या किया कि लार्ज डोज का इंसुलिन देकर पर्सन को अनकॉन्शियस में करने के बाद वापस कॉन्शियस में लाने के लिए ग्लूकोज की थेरेपी देते थे। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो अनकॉन्शियस से वापस कॉन्शियस में नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से किसमें चले गए? कोमा में चले गए। इस वजह से इस थेरेपी को भी बैन करना पड़ा। और उसके बाद बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ा चेंजेस इन साइकेट्री के अंदर आया। यूगो सटिलिनो ल्यूसिनोव बिनी के द्वारा 1938 के अंदर, जिन्होंने क्या किया? ईसीटी की डिस्कवरी करी। और पेशेंट को डायरेक्ट ईसीटी दी जाती थी। सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ रखते थे, एट्रोपिन सल्फेट लगाते थे, और उसके बाद ईसीटी लगाया जाता था। बट उसको भी ज्यादा साइड इफेक्ट को देखते हुए 2027 के अंदर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बिल आया, और उसके अंदर क्या किया? मॉडिफिकेशन कर दिया। डायरेक्ट ईसीटी की जगह पर कौन सी ईसीटी लगाने लगे? इनडायरेक्ट ईसीटी, जिसमें अपन क्या करने लगे कि एनवीएम रखना है, एट्रोपिन सल्फेट देनी है, उसके बाद एनेस्थेटिक एजेंट देना है, मसल रिलैक्सेशन देनी है, उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी, उसके बाद ईसीटी देनी है, जिसकी वजह से एंजाइटी नहीं होगी, फ्रैक्चर्स में कमी आएगी, और रिट्रोग्रेड एमनेशिया नहीं देगी। और लास्ट पीरियड, जिस पीरियड का नाम था पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, जिसके अंदर 3 ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहला ईसीटी, दूसरा साइकोफार्मेकोलॉजी, और तीसरा कौन सा है आपका? साइकोथेरेपी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।